एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस की बात करेंगे अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दो बड़े इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशंस होते हैं जो आप लोग इससे मैट्रिक लेवल में भी फेमिलियर होंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम यूनियन की बात करेंगे। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये दरमियान में आपको कैपिटल यू का सिंबल नजर आ रहा है। This is the set of all the elements belongs to A and B. Let's say हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट का नाम है A, मैं कह लेता हूं उसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स से 1 है, 2 है, 3 है, और मेरे पास एक और सेट है जिसका नाम है B और जिसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स से 2 है, 4 है और 6 है। नाउ व्हाट इज A यूनियन B? A यूनियन B का मतलब होगा कि आप सबसे पहले A लिखें 1 2 3, उसके बाद आप सेट कौन सा है B, यूनियन के बाद लिखें 2 4 एंड 6। अब यूनियन का मतलब होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों के, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आएगा और 6 आ जाएगा। मतलब दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, बस ये ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना आपने। सो दिस इज ए यूनियन बी। यूनियन मींस कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आप लिख देंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, जैसे 2 यहां भी था, 2 यहां भी आ रहा है, लेकिन रिजल्ट में 2 एक मर्तबा ही लिखना है। ए यूनियन बी को हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली अगर मैं लिखूं ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, वी कैन राइट इट एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये और का सिंबल है, जस्ट लाइक वी कह लें, x बिलोंग्स टू b। यानी a यूनियन b का मतलब ये होगा कि x जो है उसका ताल्लुक a से होगा या b से होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक में एलिमेंट ये लाजमी होगा। ओवरऑल यानी बात हो रही है यूनियन की। जैसे ये 1 है आपके सामने, तो इसका ताल्लुक किससे है? सेट a के साथ। अगर हम 2 की बात करें, इसका सेट a के साथ ताल्लुक है। 3 की बात करें, इसका भी सेट a के साथ ताल्लुक है। अगर हम 4 की बात करें, इसका सेट b के साथ ताल्लुक है। एंड 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट b। इसका मतलब यह हुआ कि यूनियन के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका ताल्लुक या तो ए के साथ होगा या बी के साथ होगा या दोनों के साथ होगा। सो दिस इज सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हों। कहते थे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसमें यूनियन के ऑपोजिट साइन है, उल्टा यू कह ले। इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which belongs to both A and B. Let's say आपके पास A और B दो सेट्स हैं, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगा? पहले हम A लिखेंगे जो कि है 1 2 3, उसके बाद हम इंटरसेक्शन का साइन एंड देन हम B लिख देंगे जो सेट है आपके पास 2 4 एंड 6। अब आपने वो एलिमेंट सिर्फ लिखने हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। जैसे इस टाइम सिर्फ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है, तो A इंटरसेक्शन B में जस्ट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और A इंटरसेक्शन B को जनरली हम सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हैं कि वी कैन से x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। यानी x का ताल्लुक A से भी होना चाहिए और B से भी, यानी रिजल्ट में जो एलिमेंट आ रहा है वो दोनों में आना चाहिए। A के अंदर भी आ रहा है और B के अंदर भी आ रहा है। सो दिस इज अबाउट इंटरसेक्शन, कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन का मतलब है उनके कॉमन एलिमेंट्स को लिख दें आसान अल्फाज में। नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब है ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ये जस्ट आप दो सेट्स के बारे में एक वी कैन से कि हम एक एनालिसिस करते हैं कि उनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, ओवरलैपिंग हो सकते हैं, डिसजॉइंट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो डिसजॉइंट का मतलब है इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी। दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है A, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 5, और दूसरा एलिमेंट मेरे पास है B, दूसरा सेट है सॉरी, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 एंड 6। अगर हम A और B की बात करें तो आप कहें सर अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा एम्प्टी सेट। वजह क्योंकि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिसमें कुछ ना कुछ रीजन कॉमन हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, चले यूं कह लें।
लेट्स से आपके सामने ए और बी दो सेट्स मैंने लिखे हैं, ए में है 1 2 3, बी में है 2 4। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो ये एम्प्टी सेट नहीं है इस मर्तबा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब है ए और बी क्या होंगे, दे आर ओवरलैपिंग सेट। लेकिन इसमें कंडीशन है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में नहीं होने चाहिए और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में नहीं होने चाहिए। कुछ एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होने चाहिए, जैसे आपके सामने दोनों सेट्स मौजूद हैं। ये आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी वेन डायग्राम्स के अंदर। बहरहाल फिलहाल आप डेफिनेशन देख लें। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द नॉन एम्प्टी, यानी दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर फाई नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, बट नाइदर इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ अदर, कोई सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, सो देन द सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। वो दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। आपने वेन डायग्राम्स मैट्रिक लेवल में भी सुनी थी, हम यहां पे भी जिक्र करेंगे। लेट्स से मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये मैंने दो शेप्स यहां बनाई हैं। इसमें जो सबसे पहली वाली शेप आपको नजर आ रही है ना, ये असल में ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, यानी ए और बी में कुछ रीजन आपको कॉमन नजर आ रहा है। यही कॉमन रीजन जो है, इसकी वजह से इनको ओवरलैपिंग कहेंगे। और आगे दूसरी कंडीशन क्या उसने स्टेटमेंट में कही थी, नाइदर इज द सबसेट ऑफ अदर, कोई सेट दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास सेकंड कैटेगरी में देखें, ए सेट जो है वो बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। वजह, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर आ रहा है, मतलब ए बी का हिस्सा बना हुआ है। सो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं। जैसे लेट से ए है 1 2 और बी है 1 2 3 4 5, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो उस सिचुएशन में ये आपको जो शेप नजर आ रही है, ये ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है जो शेप नंबर आपको 1 नजर आ रही है, और इसी शेप नंबर 1 को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, ए और बी में कुछ रीजन कॉमन है, ये जो आपको दरमियान में मैंने लाइनिंग लगाई है, कुछ रीजन क्या है, कॉमन, और उसके अलावा कोई सेट दूसरे का सबसेट नहीं है। ए और बी जो है वो एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है, तो इनको कहा जाता है ओवरलैपिंग सेट्स। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। लेट से मेरे पास एक सेट है ए, मैं कहता हूं उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेट से उसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9, और मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो इससे बड़ा सेट होगा ऑब्वियसली। वो लेट से मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 अप टू 10 है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके बाकी सेट्स क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। जैसे यहां पे ए जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होगा जिसमें ए हो, बी हो, सी हो, वो तमाम एलिमेंट्स उसमें आ रहे हो। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, उसे ए डैश या ए के ऊपर सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका तरीका होगा यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 एंड अप टू 10, उसमें से माइनस करना है सेट ए को। ए क्या है, 1 3 5 7 एंड 9। माइनस का मतलब यह होता है जिसको पहले आपने लिखा है उसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे में ना हो, यानी u माइनस ए का मतलब है आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u में तो हो मगर a में ना हो। जैसे यहां पे 1 देखें तो u में भी आ रहा है, a में भी आ रहा है, ये नहीं आ सकता। अगर हम 2 की बात करें तो वो u में है मगर a में नहीं है। इसी तरह 4 आएगा, 6 8 और 10, क्योंकि a जो है वो मैंने ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, u जो है वो 1 से लेकर 10 तक सारे हैं। जब माइनस करेंगे तो ऑड निकल जाएंगे, बचेंगे कौन से, इवन। सो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो कि यू में होंगे मगर ए में नहीं होंगे। अगर इसको यू में सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं, x such that x belongs to u, x belongs to u and x do not या does not belongs to a, यानी x का ताल्लुक u से तो होगा मगर a से नहीं होगा। मतलब a के एलिमेंट्स निकल जाएंगे, बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचेंगे वही a का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। सिंपल ये डिफरेंस है दो सेट्स का, यूनिवर्सल का और उस सेट का जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दो सेट्स का डिफरेंस भी यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है बेसिकली नॉर्मली उन्हें डिनोट किया जाता है a माइनस बी से, या b माइनस ए भी कह सकते हो, डिपेंड करता है। अगर आपने a माइनस बी फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब होगा a के वो तमाम एलिमेंट जो b में ना हो। लेट्स से
मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4 एंड 5, और एक मेरे पास दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स लेट से मेरे पास हैं 2 4 6। अगर आप कहते हैं सर ए माइनस बी फाइंड आउट करके बताएं, तो ए माइनस बी में पहले ए को लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, देन माइनस और फिर बी 2 4 एंड 6। अब आपने क्या करना है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में हो मगर बी में ना हो। जैसे 1 ए में है बी में नहीं है, 2 दोनों में है उसे छोड़ दें, 3 4 दोनों में है और उसके बाद 5 1 3 5 ये ए माइनस बी है। तो जनरली मैं ये भी कह सकता हूं कि ए माइनस बी का मतलब होगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डू नॉट बिलोंग्स टू बी। x का ताल्लुक b से नहीं होना चाहिए, a से होना चाहिए, और a के सिर्फ a के वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो b में ना हो। ठीक हो गया। इसमें कॉमन एलिमेंट्स खुद ही निकल जाएंगे क्योंकि कॉमन तो आपने लिखने ही नहीं है क्योंकि वो b में भी होंगे। इसी तरह लेट से आप b माइनस ए की बात करोगे तो ये a और b दोनों लिखे हुए हैं, तो अगर आपने b माइनस ए फाइंड आउट करना है तो उसमें पहले b को लिखना है। b क्या है 2 4 6, उसमें से माइनस हमने a कर देना है 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने b के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में ना हो। अब b में सिर्फ 3 है, 2 वो a में भी है, 4 की बात करें वो भी a में था, लेकिन अगर हम 6 की बात करें तो वो a में नहीं है, तो रिजल्ट में आपके पास सिर्फ 6 आ जाएगा। तो जनरली इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू b, क्योंकि इस दफा b में से a माइनस हो रहा है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x का ताल्लुक a से नहीं है, अब x का ताल्लुक सिर्फ b के उन एलिमेंट्स में है, उन एलिमेंट से है जो कि a में ना हो। तो यूं आपने a माइनस बी और b माइनस ए इनके बारे में भी डिस्कशन कर ली, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की हमने बात कर ली। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेन डायग्राम्स की। वेन डायग्राम एक बेसिकली बड़ा एक विजुलाइज करवाने का ना एक अच्छा तरीका है सेट्स को, यानी वो सेट्स को जिनके एलिमेंट्स हम ना लिख सकें उसको हम यूं शेप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसके लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम यू कह लेते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके अलावा उसके अंदर हम सेट्स लिख देते हैं क्योंकि बाकी सेट ए हो बी हो या सी हो वो सारे इसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, इसलिए वो बीच में आएंगे। जैसे आपके सामने एक सेट मैंने ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके सामने ए है, ओवरऑल ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बात की थी वो लिखा हुआ है, नाम आपकी बुक में जॉन वेन, इसी नाम से वेन डायग्राम्स कहा गया। सो दे वर फर्स्टली यूज, दे वर मतलब वेन डायग्राम्स की बात हो रही है, फर्स्टली यूज्ड बाय इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन। ठीक है, जॉन वेन, उसने सबसे पहले वेन डायग्राम से बात की थी। अब हम इसी बारे में कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट शेयर कर लेते हैं कि किस किस तरह के सेट्स होते हैं। हमने पढ़े थे डिसजॉइंट हो सकते हैं, ओवरलैपिंग हो सकते हैं, कोई सेट दूसरे का सबसेट हो सकता है। उस सिचुएशन में हाउ कैन वी फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड हाउ कैन वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, हम इस पर डिटेल में बात करते हैं वेन डायग्राम्स में। लेट्स से सबसे पहले मैं दो सेट्स के यूनियन की बात करता हूं। मैंने 4 मुख्तलिफ यहां पे शेप्स बनाई हैं। सबसे फर्स्ट जो शेप आपको नजर आ रही है डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसमें ए और बी में कुछ हिस्सा कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अगर हम सेकंड वाली शेप की बात करें, यहां पे ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन है, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर हम ये तीसरी डायग्राम की बात करें तो इसमें ए जो है वो बी के अंदर आ रहा है, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, याद रखिएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। और चौथी डायग्राम में बी इज द सबसेट ऑफ ए। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये तीसरी डायग्राम जो है दिस इज ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड दिस वन बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो आपके पास सेकंड डायग्राम है ये ओवरलैपिंग है, वी कैन से ओवरलैपिंग सेट्स। और जो फर्स्ट वाली है दिस इज कॉल्ड वी कैन से डिसजॉइंट सेट्स आ रहे हैं इसमें। तो ये मैंने चारों शेप्स के बारे में जिक्र किया। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। जैसे फर्स्ट डायग्राम में हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी में ए और बी दोनों को शेड कर देंगे। शेडिंग में क्या होगा, आपको लाइनिंग से अंदाजा हो जाएगा कि रिजल्ट हमारा है क्या। तो ये मैंने शेड कर दिया
ए और बी दोनों को क्यों किया है? क्योंकि ए यूनियन बी की बात हो रही है। सेम सेकंड शेप में भी ओवरऑल आप शेड कर देंगे जिसमें ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये मैंने ए और बी दोनों को शेड कर दिया, सो वी कैन से दिस इज ए यूनियन बी। इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करेंगे, ए बी के अंदर आ रहा है तो वो शेडिंग में सारा ही आ जाएगा, उसमें ए और बी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ए यूनियन बी, ये आपके सामने है, ये हमने शेड कर दिया। एंड सिमिलरली फॉर द लास्ट वन, क्योंकि यूनियन में कुछ इशू नहीं होता, तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तमाम एलिमेंट्स का मतलब वो चाहे ए में हो चाहे बी में हो, आपने सारा रीजन शेड कर देना है। सो ये ए यूनियन बी था ओवरऑल चारों कैटेगरीज में। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, यही चारों शेप्स आपके सामने। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें जो कि डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं होगा। उसकी रीजन है कि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन बी के लिए कुछ हिस्सा शेड नहीं होगा, एम्प्टी सेट इज द आंसर। लेकिन अगर हम सेकंड ओवरलैपिंग में बात करें तो इसमें ए और बी में जो रीजन कॉमन नजर आ रहा है आप वो यहां पे मार्क कर सकते हैं, उस पे लाइनिंग लगा दें। ये कॉमन रीजन जो है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम तीसरे में बात करें तो यहां पे है ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचें, लेट्स से ए सेट है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? आप कहेंगे सर ए वाला, क्योंकि 1 2 3 दोनों में कॉमन है। तो ए अगर बी का सबसेट है तो उनका जो कॉमन रीजन है वो ए होगा। ए इज द कॉमन इन बोथ ए एंड बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं आसान अल्फाज में। तो ए ही क्या होगा बेसिकली, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के ही बराबर होगा। इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, आप कहेंगे ए के इक्वल। और इसी तरह अगर बी ए का सबसेट है तो अब इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या होगा? बी, क्योंकि बी ए के अंदर आ रहा है वही कॉमन है ए के साथ। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसी तरह आप डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ए माइनस बी देख लें, दो सेट्स का डिफरेंस। अगर हम फर्स्ट में देखें तो ए माइनस बी का मतलब आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में हो मगर बी में ना हो, तो उसमें पूरा सेट ए आ जाएगा। अब क्यों ए आएगा? क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में नहीं आ रहे, तो ए के तमाम एलिमेंट्स आपने लिख देने। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, लेट्स से ए सेट है मेरे पास 1 2 3 और सेट बी है 4 5 6, तो ए माइनस बी क्या होगा? 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 जो है वो बी में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में ए माइनस बी किसके इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल, आपके सामने। लेकिन अगर यहां पे ओवरलैपिंग सेट्स हो, जैसे आपके सामने ये शेप है, तो अब a माइनस बी का मतलब क्या होगा? a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, मतलब b को छोड़ें, a वाला हिस्सा मार्क कर लें। तो a वाला हिस्सा मैं मार्क करूंगा वो हिस्सा जहां b ना आ रहा हो। a पूरा मार्क नहीं हो सकता क्योंकि कुछ हिस्सा कॉमन है। यहां पे मैं सिर्फ वो रीजन मार्क करूंगा जो b ना हो जिसमें, जैसे ये आपके सामने है। सो दिस इज a माइनस बी, यानी a में से b को माइनस कर दिया। वो तमाम एलिमेंट्स a के मैंने शेड कर दिए जिसमें B नहीं है, पूरा B इग्नोर हो गया। ओके, नेक्स्ट वन यहां पे देखते हैं। यहां पे अगर आपने A माइनस बी फाइंड आउट करना है तो इसमें तो A B का सबसेट है, A के तमाम एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, तो A माइनस बी यहां पे एम्प्टी सेट होगा क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट A का है ही नहीं जो B में ना हो। लेट्स से मेरे पास A है 1 2 3 और B है 1 2 3 4 5, तो A का कोई ऐसी एलिमेंट नहीं है जो B में ना आ रहा हो, तो A माइनस बी एम्प्टी। और इसी तरह यहां पे अगर आपने a माइनस बी करना है तो ये क्या होगा? इसमें a में से आपने b माइनस कर देना है, तो वो तमाम एलिमेंट्स a के शेड कर दें जिसमें b ना हो, तो b के अलावा बाकी सारा आप शेड कर सकते हैं। तो ये सारी लॉजिकली यूं हम शेडिंग कर रहे हैं, तो आई होप सो आपको ये क्लियर भी हो रही होंगी। ये a माइनस बी मैंने चारों शेप्स में बता दिया। इसी तरह b माइनस ए भी देख लें। लेट्स से फर्स्ट की बात करें, डिसजॉइंट सेट्स में b में से a को माइनस करना है, तो B के वो तमाम एलिमेंट्स शेड कर दें जो A में ना हो, तो A और B हैं ही डिफरेंट, तो B ही रिजल्ट आ जाएगा। B ही क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में B माइनस A की बात हो रही है, सो वी कैन से B माइनस A विल बी इक्वल्स टू B। ये डिसजॉइंट सेट में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ओवरलैपिंग सेट में देखें, यहां पे अगर आपने B माइनस A फाइंड आउट करना है तो इस दफा B के वो एलिमेंट्स को शेड कर दे जिसमें A ना आ रहा हो।
मतलब बी में से ए को माइनस कर दें, ए के अलावा बाकी सारा शेड कर दें बी का हिस्सा। सो दिस विल बी द रिजल्ट। थर्ड में बात करते हैं, यहां पे तो क्या था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहां पे अगर बी माइनस ए करना है तो बी का वो हिस्सा शेड कर दें जिसमें ए ना आ रहा हो, मतलब बी के वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो ए के अलावा बाकी आप यूं मार्क कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर आपने बी माइनस ए करना है तो यहां पे बी जो है वो ए का सबसेट है, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, बी ए के अंदर आ रहा है, तो बी माइनस ए यहां पे क्या होगा, एम्प्टी सेट, मतलब बी का कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो ए में ना हो, क्योंकि बी ए के अंदर है, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। सो बी माइनस ए इज एम्प्टी सेट। तो ये 3-4 चीजें मैंने शेयर की हैं। यूनियन के बारे में बात हुई है, इंटरसेक्शन के बारे में, डिफरेंस के बारे में, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो यूं आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि ओवरलैपिंग में क्या होता है, डिसजॉइंट में क्या होता है, और इसी तरह लेट से ए इज अ सबसेट ऑफ बी है या बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो डिफरेंट चीजें क्या क्या हो सकती हैं, इस बारे में बेशुमार एमसीक्यूज भी आते हैं। तो हम इन्हीं चीजों को समराइज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी शेयर कर लेते हैं ओवरऑल जनरली, कि डायग्राम ना भी हो वेन डायग्राम्स, तब भी हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। जैसे 2 सेट्स मैंने बनाए हैं 1 2 3 एंड 4 5 6, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम बात करें ना ए इंटरसेक्शन बी, जनरली मैं लिखता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो याद रखिएगा डिसजॉइंट सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, आप कहेंगे 0, क्योंकि आई एम्प्टी सेट रहा है, कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें। इसी तरह लेट से ए यूनियन बी की बात करेंगे, ए यूनियन बी में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो ए यूनियन बी अगर मैं यहां पे उस पर बात करूं तो किसके इक्वल होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। यहां पे मैं लिख देता हूं जनरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। और अगर हम नंबर ऑफ बात करें इसमें ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, उसमें ए के तमाम एलिमेंट्स भी आ जाएंगे प्लस बी के तमाम एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो ये एक सिंबॉलिकली लिखने का तरीका था। इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 0, और यूनियन में कितने हैं, दोनों के ऐड कर दें। जैसे ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, बी में भी 3 हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट में 6 एलिमेंट्स आएंगे यूनियन के अंदर, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह लेट से मैं कहता हूं ए माइनस बी क्या होगा, आप कहेंगे सर ए माइनस बी में ए ही आएगा, याद रखिएगा। वजह, क्योंकि ए माइनस बी में अंदर हम ए के वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में ना हो, तो 1 2 3 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है, तो इसका मतलब है ए माइनस बी ए के ही इक्वल आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ए माइनस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसी तरह अगर हम बी माइनस ए की बात करें तो डिसजॉइंट सेट्स में बी माइनस ए में बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि है ही डिसजॉइंट है, बी के वही सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में नहीं है, जैसे 4 5 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए कितने होंगे, आप कहेंगे सर जो बी के एलिमेंट्स हैं। तो ये कुछ मैंने कॉन्सेप्ट्स जनरली शेयर किए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं। अगर ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप ऐड कर दें, दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर दें। और a माइनस बी किसके इक्वल है, a के, और b माइनस ए किसके इक्वल है, b के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट्स की। ओवरलैपिंग सेट्स में सबसे पहले एक कॉमन चीज है कि इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट नहीं होता, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें ना ए इंटरसेक्शन बी में, तो वो 0 नहीं हो सकते, वो 0 से ज्यादा ही होंगे। जैसे अभी आपके सामने 2 कॉमन आ रहा है दोनों सेट्स में, 4 भी कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 0 नहीं है। अब अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लें। आपके पास क्या होगा, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स आपने एक दफा ही लिखने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। लेट से मैं यूं कह देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, बी में कितने हैं, 3, तो ये तो 7 बन गए।
तो रिजल्ट में कितने एलिमेंट्स आने? रिजल्ट में आपके पास आएगा 1 2 3 4 एंड 6। तो ये तो 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यहां के मुताबिक, इस रिलेशन के मुताबिक तो 7 बनते हैं। इसमें से हमने माइनस कर देने वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक आपके पास आ रहा है 2, दोनों में कॉमन है, और 4, यानी 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स कॉमन है। तो अगर हम टोटल बात करें, यहां पे 4 एलिमेंट्स से, यहां पे 3 एलिमेंट्स से 7 हो गए, और यहां पे कितने आएंगे? 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो 7 माइनस 2 कितने हो जाएंगे? 5 एलिमेंट्स। वो ये बनते हैं 1 2 3 4 एंड 6। तो ये एक जनरल बिहेवियर मैंने बना दिया कि ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे। तो वो ये रिलेशन है आपके पास के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉमन रीजन, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कॉन्सेप्ट भी जहन में रखिएगा। ओके, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कितने होंगे? अब 2 मिनट सोचें जरा, ऊपर जो सेट मैंने लिखे हुए हैं उसमें ए माइनस बी है क्या? ए माइनस बी के अंदर ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो आ रहे हैं जी 1 एंड 3। सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, उसमें से माइनस कर दें वो एलिमेंट जो कॉमन है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह की चीजें एमसीक्यूज में आ जाती हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? 1 और 2, 2 एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आ रहे हैं। यानी टोटल मैंने बोला ए में एलिमेंट्स हैं 4, उसमें से माइनस कर दें कॉमन एलिमेंट्स कितने? दोनों में से 2। तो रिजल्ट में एलिमेंट्स कितने बनेंगे? 2। और ए माइनस बी में 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से? 1 एंड 3। यह तरीका है जी लिखने का ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह अगर बी माइनस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, उसका भी यही तरीका होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उसमें से माइनस कर दें वो एलिमेंट्स जो कॉमन है। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपके सामने है। बेसिकली मैं ये बता रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, ए यूनियन बी में, ए माइनस बी में, और बी माइनस ए में। तो ये आपके सामने सारे रिलेशन मैंने लिख दिए। अब लेट से ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं। आपके सामने एग्जांपल में भी ऐसा ही है। 1 2 3 जो है वो बी के तमाम, मतलब 1 2 3 जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर आ रहे हैं। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इस सिचुएशन में जनरली बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कितने होंगे? वो ए के ही बराबर होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है? ए ही कॉमन आ रहा है 1 2 3 दोनों में। इसी तरह अगर आप कहें नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे, तो वो उसमें सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, जो कि बी वाले एलिमेंट्स के बराबर है। आपके सामने 1 2 3 4 5 ये सारा आ जाएगा। ये यूनियन है ए यूनियन बी, इसमें ए भी कवर हो गया। लेट्स से मैं कहता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कितने होंगे, तो ए में से बी को माइनस करें जरा, वो तमाम एलिमेंट्स लिखें जो ए में हो मगर बी में ना हो। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0। ए माइनस बी एम्प्टी सेट आ रहा है ना बेसिकली यहां पे। और इसी तरह अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, तो बी में से ए को माइनस करना है, तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो सिर्फ 4 एंड 5 आएगा। यानी ये ऐसे एलिमेंट है जो बी में है मगर ए में नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं? ये बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं? बी वाले, और उसमें से माइनस कर दें वो रीजन जो कि दोनों में कॉमन है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा लॉजिकली आपको चीजें लेके चलनी पड़ेंगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उसमें से माइनस कर दें कॉमन एलिमेंट्स के, तो वो जो रिजल्ट बचेगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या बचेंगे? बी माइनस ए। ठीक हो गया। सो इसी तरह बात करते हैं अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए है, ये क्या था? ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब हम बात करते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 1 और 2 आएगा, यानी बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सिंपल। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ये सिर्फ आपके पास ए सेट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी आपके सामने है 1 2 3, यानी ए पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट वन,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए माइनस बी जरा करके देखें क्या बनेगा। ए माइनस बी में सिर्फ 3 आएगा क्योंकि 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए में है मगर बी में नहीं है, तो 3 ए से बिलोंग कर रहा है, तो मैं यूं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, उसमें से माइनस कर दें वो एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन है, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया, तो इसमें आपका ये बिहेवियर आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए कितने होंगे, वो 0 है, क्योंकि आप बी में से ए को जरा माइनस करके तो देखें। बी माइनस ए में वो एलिमेंट्स लिखें जो बी में हो मगर ए में ना हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। बी में 1 2 है, वो ए में आ रहे हैं, तो बी माइनस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, क्योंकि बी माइनस ए यहां पे एम्प्टी सेट बनता है। तो ये ओवरऑल मैंने डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग, उसके बाद A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A, इसके बारे में मैंने तमाम बता दिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे A इंटरसेक्शन B में, A यूनियन B में, A माइनस B में और B माइनस A में। तो ये लॉजिकली इस तरह के MCQs आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स या रिजल्ट देख लें आपके सामने। जनरली बात होगी ए यूनियन फाई, अगर ए का हम यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो रिजल्ट ए ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। ए को यूनियन कर देंगे एम्प्टी सेट के साथ, इकट्ठा करेंगे, ए ही आएगा। इसी तरह ए और फाई के अंदर कॉमन क्या है, अब लेट्स से ए सेट है 1 2 3, फाई में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन भी कुछ भी नहीं होगा, तो कॉमन रीजन आएगा एम्प्टी सेट। अब ए में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो ए के एलिमेंट्स ही आ जाएंगे, सिंपल। लेकिन अगर एम्प्टी सेट में से ए को माइनस करने की कोशिश करेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। जैसे लेट्स से एम्प्टी सेट है, उसमें से माइनस कर दें 1 2, ए एलिमेंट 1 2 है, यानी ये फाई है और ये ए है, तो क्या आंसर आएगा, फाई ही आएगा। यानी पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, तो ऐसा कोई है ही नहीं, सिंपल। नेक्स्ट वन ए यूनियन ए का ए से ही यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा, ऑब्वियसली सेम एलिमेंट है दोनों में। और ए का ए से ही इंटरसेक्शन लेंगे तब भी ए ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। ए भी 1 2 3 है, दूसरा ए भी 1 2 3 ही होगा, ऑब्वियसली सेम सेट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट वन है ए माइनस ए। अब लेट से मेरे पास ए सेट है 1 2 और उसमें से माइनस कर रहा हूं इसी सेट को, तो इसका माइनस करने से क्या रिजल्ट बचेगा, एम्प्टी सेट आएगा। उसकी रीजन है कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट में हो मगर सेकंड में ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है जी ए का यूनियन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट से, ये यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, तो ए पहले ही क्या है, बेसिकली यू का सबसेट है, तो जब ए को यू के साथ इकट्ठा करेंगे तो बेसिकली यू ही आ जाएगा। अब लेट से ए मेरे पास है 1 और 2, उसका यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये 1 2 पहले ही आ रहे होंगे, लेट से 1 2 3 4 5 है, तो इनका यूनियन लेंगे दोनों का, तो यही 1 2 3 4 5 आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। लेकिन ए का यूनिवर्सल सेट से जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए ही आएगा। जैसे आपके सामने है यही दो सेट जो मैंने लिखे हैं, अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं तो 1 और 2 दोनों में कॉमन है, वही रिजल्ट आ जाएगा, मतलब सेट ए आ जाएगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उसमें कॉमन रीजन क्या होता है, वही जो सबसेट है दूसरे का। यानी ए अगर है इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं। एंड द नेक्स्ट वन ए माइनस यू, यू बड़ा सेट है, ए उसका सबसेट है, यही बात है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो ए माइनस बी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो, तो एम्प्टी सेट। एंड द लास्ट वन यू माइनस ए का मतलब सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये कुछ आपने डायरेक्टली यूं भी याद रखने हैं, एम्प्टी सेट को जब माइनस करें या इंटरसेक्शन लें या यूनियन लें, इसी तरह यूनिवर्सल सेट्स के बारे में भी। सो ये एक इंट्रोडक्शन था जी आपका एक्सरसाइज 2.2 का। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कहते हैं एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ये दो चीजें फाइंड आउट करें बाय वेन डायग्राम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। के टोटल 5 स्टेप्स हैं, 5 कैटेगरीज हैं या 5 पार्ट्स हैं, हमने हर एक में ये दो चीजें निकालनी है ऊपर, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये मैं करता हूं, ये मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी मैंने लिखा हुआ है ऊपर। हमने दो चीजें करनी है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है और ए इंटरसेक्शन बी।
ए इज अ सबसेट ऑफ बी की डायग्राम भी आपके सामने है कि ए जो है वो बी के अंदर आ रहा है क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं। ये सबसेट की अलामत होती है। ओके, ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तमाम एलिमेंट्स का मतलब ए भी मैं शेड कर दूंगा और बी को भी शेड कर दूंगा, तो बेसिकली ये ओवरऑल सारा रीजन शेड हो जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? सारा बी, यानी ए यूनियन बी बेसिकली बी के बराबर आ रहा है, उसके अंदर ए बी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। लेकिन अगर हम ए और बी का कॉमन रीजन देखें तो वो सिर्फ ये ए वाला हिस्सा होगा, क्योंकि ये ए वाला हिस्सा जो है ये बी के अंदर भी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली वो ए के बराबर है। ठीक हो गया, कॉमन रीजन मैंने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट है बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसमें बी जो है वो ए के अंदर आ रहा है आपके सामने, तो अब अगर यूनियन लेना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारा आ जाएगा, ए पूरा सेट आ जाएगा, बी उसी के अंदर है, कोई इशू नहीं है, सारा रीजन आप शेड कर दें। लेकिन अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है कॉमन, तो वो होगा जो छोटे वाला सेट है, जो बड़े वाले का सबसेट है, तो बी वाला आप शेड कर देंगे। दिस विल बी द रिजल्ट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपके पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए का आपने ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन लेना है, तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट देखता हूं होता क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के अलावा बाकी सारा। तो मैं पूरा बॉक्स यानी यूनिवर्सल सेट को सारा मार्क कर दूंगा सिवाय ए के, क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट के। तो ये मैंने मार्क कर दिया, लेकिन अभी ये सारा नहीं मैंने फाइंड आउट किया, ये पार्ट नहीं निकला, ये सिर्फ मैंने निकाला है ए का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मुझे चाहिए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट में निकाल चुका हूं आपके सामने, जो मैंने शेड किया है। अब उसका जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए भी आ जाएगा, यानी पूरा बॉक्स ही आपका मार्क हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो अब मैं करने जा रहा हूं, ये बेसिकली टोटल रिजल्ट है हमारा असल, जिसमें ए भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, ए और उसका कॉम्प्लीमेंट जब इनका यूनियन लिया जाएगा तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। पूरा क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू यू। ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, किसी भी सेट के उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन ले लें तो वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट बन जाता है। यहां पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो मैंने बता दी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? यू के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये फर्स्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, जो ए के अलावा है बाकी सारा, उसका ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ए में कुछ भी शेडेड नहीं है, बाकी शेडेड बाहर रीजन है। तो बाहर वाले रीजन का और ए का कुछ हिस्सा कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा दिस विल बी एम्प्टी सेट। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी याद रखिएगा। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, लेकिन किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के दरमियान कॉमन कुछ भी नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है उसके अलावा बाकी, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो एम्प्टी सेट। ये थर्ड पार्ट था जिसमें सिर्फ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था। वो ये सेकंड डायग्राम, ये वाली आपका क्या है? आंसर है। बाकी ये जो सर्कल में लिखा है ये मैंने जस्ट वैसे इंफॉर्मेशन शेयर की है। नेक्स्ट पार्ट 4 में कहता है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट में कॉमन तो कुछ नहीं होता, लेकिन यूनियन में दोनों आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए और बी दोनों शेड हम कर देंगे। दोनों क्यों करेंगे? क्योंकि तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सिंपल ये यूनियन है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी मैं शेड नहीं कर रहा, वजह यह है कि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो रिजल्ट विल बी एम्प्टी सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हमने यूनियन भी निकाल लिया और इंटरसेक्शन भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स की बात हो रही है। ओवरलैपिंग में कुछ रीजन कॉमन होता है, तो यूनियन में तो फर्क नहीं पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो पूरा ए और बी को शेड कर दें, जिसमें ए के भी तमाम एलिमेंट्स हैं और बी के भी हैं। कॉमन वाला हिस्सा भी बीच में ही आपको सारा नजर आ रहा है, मतलब पूरा ए और बी मैंने शेड कर दिया। लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें सिर्फ आपने वो हिस्सा मार्क करना है जो ए और बी में कॉमन आ रहा है। तो वो ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग सेट्स के लिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं शो a माइनस बी एंड b माइनस ए बाय द वेन डायग्राम्स, यानी वेन डायग्राम्स में a माइनस बी और b माइनस ए को रिप्रेजेंट करें। तीन पार्ट्स हैं।
फर्स्ट कैटेगरी में ओवरलैपिंग सेट्स की बात हो रही है, सेकंड में ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, थर्ड में बी इज अ सबसेट ऑफ ए है। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग के बारे में हम निकालते हैं। क्या निकालना है? ऊपर कॉमन स्टेटमेंट है ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो ये हमने लिख लिए हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो ए माइनस बी सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में हैं मगर बी में नहीं है वो रीजन आप शेड कर दें। तो ए को शेड कर दें, ए पूरा शेड नहीं होना, बी के अलावा बाकी हिस्सा शेड होना है, तो ये आपका ए माइनस बी है। इसी तरह अगर आपने बी माइनस ए फाइंड आउट करना है तो बी के वो एलिमेंट्स को शेड कर दें, बी के उस रीजन को शेड कर दें जिसमें ए ना आ रहा हो, मतलब ए के अलावा बाकी बी शेड कर दें, वो ये हिस्सा बनता है बी माइनस ए। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब डायग्राम में आपके सामने ए बी के अंदर आ रहा है, तो आप ए में से बी माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट में कुछ भी शेड नहीं कर सकता, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। लेट से ए होता 1 2 3, बी होता 1 2 3 4 5, तो ए माइनस बी देख लें क्या बनेगा, एम्प्टी सेट आएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में हो मगर बी में ना हो, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में, सो एम्प्टी। लेकिन अगर हम बी माइनस ए की बात करें तो इसमें बी का वो हिस्सा शेड कर दें जिसमें ए नहीं है। सिंपल, बी माइनस ए का मतलब है वो एलिमेंट्स बी के लिख दें जिसमें ए के एलिमेंट्स ना आ रहे हों। सो दिस विल बी द रिजल्ट बी माइनस ए। ये कब बात हुई है? अगर ए बी का सबसेट है, ए अंदर आ रहा है बी के। ओके, नाउ लास्ट पार्ट की बात करते हैं। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस दफा सेट बी जो है वो सेट ए के अंदर आ रहा है, तो अब क्या होगा? अगर a माइनस बी आपने करना है तो आपने a का वो रीजन शेड कर दें जिसमें b ना हो। तो मैं a को शेड कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a शेड हमने कर दिए जिसमें b वाले एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन दूसरे में देखें b माइनस a, b तो a का सबसेट है, तो b के तमाम एलिमेंट्स a में आ रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। हम कुछ भी रीजन शेड नहीं करेंगे बिकॉज b इज अ सबसेट ऑफ a। b के तमाम एलिमेंट्स a में है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है b का जो a में ना हो, तो b माइनस ए इज एम्प्टी सेट। तो आई होप सो थ्रू वेन डायग्राम्स ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन सेट ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? यानी ये गिवन स्टेटमेंट्स हैं, कहते हैं ये अगर ट्रू हैं तो बताएं कंडीशन क्या क्या हो सकती है। सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कहते हैं ए यूनियन बी जो है वो ए के ही इक्वल आ रहा है, मतलब ए बड़ा सेट है, बी एक छोटा सेट है। मतलब मैं यूं लिख सकता हूं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। आप सपोज करें b जो है वो a का अगर सबसेट है, b के तमाम एलिमेंट्स a में आ रहे हैं, तो आप a और b का यूनियन ले लें, वो a ही आ जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके सपोज कर सकते हैं। इससे अगला आपके पास है a यूनियन b इज इक्वल टू b। तो इस दफा a जो होगा वो b का सबसेट है, क्योंकि इस दफा b बड़ा सेट है, रिजल्ट में वो आ रहा है। तो अब अगर a b का सबसेट है, लेट से a है 1 2 3, b है 1 2 3 4 5, अब दोनों का यूनियन ले लें, 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा, मतलब बी वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, तो यूनियन दो सेट्स का ले रहे हैं तो वो बी ही आ रहा है, तो इसका मतलब बी बड़ा सेट है, ए छोटा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट वन 3 देखें, कहते हैं ए माइनस 5 इज इक्वल टू 5। दो सेट्स का डिफरेंस 5 कब है? इसका मतलब यहां पे ए की कंडीशन है कि सेट ए जो है ना वो एम्प्टी सेट है। सेट ए क्या है? एम्प्टी सेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे, ये भी 5 हो जाएगा ए और उसके बाद भी 5 है, तब ही आंसर 5 आ सकता है, और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ए मस्ट बी एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के ही बराबर है। अच्छा, इसका मतलब ए और बी जो हैं उसमें कॉमन रीजन बी है। उसमें कॉमन रीजन क्या है? बी, मतलब बी जो है वो ए का सबसेट होगा। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा? B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट्स A में आ रहे हैं, इसी वजह से दोनों का कॉमन रीजन B है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, यानी टोटल A के जितने भी एलिमेंट्स हैं B के जितने भी हैं उनको प्लस कर दें, टोटल आ जाएंगे। ये डिसजॉइंट सेट्स में ऐसा होता है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन में डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉमन B, A इंटरसेक्शन B, यानी A इंटरसेक्शन B में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो A के एलिमेंट्स के बराबर आ रहे हैं। यानी आसान अल्फाज में कहेंगे A और B का जो कॉमन रीजन है वो A ही है, तो मतलब A जो है दैट विल बी द सबसेट ऑफ B
ए बी का सबसेट है, इसी वजह से दोनों का कॉमन पार्ट जो है वो ए के इक्वल ही आ रहा है, और ए के इक्वल आ रहा है, इसी वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट वन 7 वाला, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए में से b को माइनस कर रहे हैं, सारा a ही आ रहा है, इसका मतलब a और b डिसजॉइंट सेट्स हैं। जैसे a 1 2 3 है, b 2 4 5 6 है, तो 1 2 3 में से 4 5 6 वाला सेट माइनस करेंगे तो 1 2 3 ही आ जाएगा, तो डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो है वो एम्प्टी सेट है, डिसजॉइंट होने का ये मतलब होता है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो ये वही ऊपर वाली कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट है, अगर दो चीजों में कुछ भी कॉमन ना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने होते हैं, 0। तो ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट होंगे, इसी वजह से उनका कॉमन रीजन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन, ए यूनियन बी जो है वो यू के इक्वल आ गया। देखिए दो चीजों का यूनियन यू के इक्वल कब आता है, इसका मतलब यह होगा कि जो ए है ना वो बी का कॉम्प्लीमेंट है, या जो बी है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। याद रखिएगा कोई भी सेट और उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो उनका यूनियन लेंगे तो वो यू के इक्वल आ जाता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। अगर ये ए है ना तो जो बी है ना बेसिकली वो ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो फिर ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। या अगर ये दूसरा वाला बी है तो फिर ए जो होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी यू के बराबर होगा, मतलब ए एंड बी जो हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे यहां पे। सिंपल, यानी अगर आप ए की जगह बी कॉम्प्लीमेंट लिख दें तो यूनियन क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। या आप इस बी की जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिख दें तब भी यूनियन क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने और का वर्ड लिखे। ओके नेक्स्ट वन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये ऑलवेज होल्ड लिख सकते हैं, ये हमेशा प्रॉपर्टी ट्रू रहती है क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब ए और बी में जो कॉमन रीजन है वो बी ही है, तो इसका मतलब बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। बी छोटा सेट है, उसके तमाम एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, तो उनमें कॉमन रीजन भी क्या होगा, बी। एंड द लास्ट वन, यू माइनस ए एम्प्टी सेट आ रहा है, तो दो सेट्स का डिफरेंस एम्प्टी सेट कब होता है, जब दोनों सेट बराबर हों। तो इसका मतलब है यहां पे जो ए है ना वो यू के ही इक्वल आ रहा है, क्योंकि ए की जगह यू लिखेंगे तो यू माइनस यू बनेगा, और यू माइनस यू का मतलब है वो एलिमेंट जो यू में हो मगर दूसरे वाले यू में ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेम सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो लास्ट की कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल्स टू यू। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट, जिसमें हमने हर स्टेटमेंट के बारे में जो पॉसिबिलिटी बनती थी कंडीशन वाइज वो बता दी, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। इसमें यू गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डिफरेंट पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए के। तो मैं लिखता हूं, पहले यू लिखता हूं। यू है 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 अप टू 10। उसमें से माइनस होना है ए वाले एलिमेंट्स। ए क्या है, वो 2 4 6 8 और 10 है, मतलब ये इवन नंबर्स हैं। तो जब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास ऑड नंबर्स बच जाएंगे, यानी 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 7 एंड 9। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यू में तो हैं मगर ए में नहीं है, तो इसका मतलब ये मैंने फाइंड आउट कर लिया ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के ऊपर डैश लिख लें या ए के ऊपर सी लिख लें। सेकेंड पार्ट हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी, यू माइनस बी। तो पहले यू लिखता हूं। यू आपके पास क्या है, 1 2 3 अप टू 10। उसमें से माइनस हो जाएगा सेट बी। बी क्या है, 2 4 6 8, सॉरी बी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इन्हें माइनस कर दें, यानी वो एलिमेंट्स लिखें जो यू में हो मगर बी में ना हो। तो 1 2 3 5 1 2 3 4 5 तो दोनों में आ रहे हैं। तो यू के अंदर 6 7 8, 6 के बाद 7 8 9 एंड 10, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यू में तो हैं
मगर बी में नहीं है, सो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी। तो ए और बी का यूनियन ले लेते हैं। पहले ए लिखते हैं। ए सेट हमारे पास था 2 4 6 8 एंड 10। उसका यूनियन लेना है बी के साथ। बी हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 एंड 5। तो यूनियन ले लें, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 तो मतलब लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए ए और बी के मिला के, बस रिपीट नहीं करना आपने। दिस इज ए यूनियन बी। नाउ हम करेंगे ए माइनस बी। तो पहले मैं ए लिखूंगा। ए क्या था? 2 4 6 8 10। उसमें से माइनस कर दें बी वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो वो एलिमेंट्स लिखें जो पहले ए में हैं मगर बी में ना हो। 2 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 6 8 और 10 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में तो हैं मगर बी में नहीं है। 6 8 10 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए लिखते हैं। ए क्या है जी? 2 4 6 8 और 10। इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है सी के साथ। सी सेट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? वो गिवन है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 एंड 9। अगर आप गौर करें तो पहला सेट इवन नंबर है, दूसरा ऑड नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो रिजल्ट विल बी एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट के लिए डैश लिख लें या सी लिख लें, आपकी मर्जी है। वो क्या होगा? u माइनस ए। तो पहले u लिखें। 1 2 3 4 5 अप टू 10। उसमें से a को माइनस करें। 2 4 6 8 एंड 10। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो एलिमेंट जो u में हो मगर a में ना हो वो कौन से हैं? 1 3 5 7 एंड 9। ये निकल आया a का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हम निकालते हैं c का कॉम्प्लीमेंट जो कि होगा u माइनस सी। अब u में क्या था? u है 1 2 3 4 5 अप टू 10, यानी 1 2 3 अप टू 10 है, और इसमें से माइनस कर दें c। c क्या है? 1 3 5 7 एंड 9। ये ऑड नंबर्स हैं। तो जब यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 अप टू 10 में से ऑड माइनस करेंगे तो इवन बच जाएंगे। 2 4 6 8 एंड 10। ये मैंने निकाल लिया c का कॉम्प्लीमेंट। ऊपर किसका था? a का कॉम्प्लीमेंट। हमें फाइंड आउट क्या करना है? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। तो पहले a कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं। ऊपर मैंने लिखा 1 3 5 7 9। इसका यूनियन ले लें c कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने फाइंड आउट किया है 2 4 6 8 और 10। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों के मिला के। तो पहले सेट में ऑड हैं, दूसरे में इवन है, तो ये सारे ही मिलके बन जाएंगे 1 2 3 अप टू 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट ही ये बन गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू वी कैन से u आप लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। हमने a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी निकाला है, दोबारा निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस ए। तो पहले u लिखें 1 2 3 4 5 अप टू 10। उसमें से a सेट को माइनस कर दें 2 4 6 8 और 10। हमने इससे पहले भी किया है इसको 2 मरतबा। तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 एंड 9। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट। हमने फाइंड आउट क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखें 1 3 5 7 9। उसका यूनियन ले लें सी के साथ, और सी भी यही है 1 3 5 7 9। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों सेम है, यही आ जाएंगे एलिमेंट्स, रिपीट थोड़ी होने। 1 3 5 7 एंड 9
यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा इस पार्ट का। और लास्ट है u का कॉम्प्लीमेंट। u कॉम्प्लीमेंट होगा u में से u को ही माइनस करना पड़ेगा। किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट होता है उसको u में से माइनस करेंगे। तो u क्या है, 1 2 3 अप टू 10, उसमें से माइनस कर दें इसी u को, 1 2 3 अप टू 10, तो रिजल्ट आपका एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट जो फर्स्ट में हो मगर सेकंड में ना हो, इस चीज को डिफरेंस कहते हैं, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो याद रखिएगा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, u का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा u माइनस एम्प्टी सेट, और वो u के ही बराबर आएगा। यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। यूं आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हुई तो, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल्स टू द फॉलोइंग। सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली ये u माइनस a के बराबर होता है, ये हमें पता है। नेक्स्ट वन है a इंटरसेक्शन u। a और u में a ही कॉमन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ना, तो कॉमन क्या होगा, a ही, सिंपल। नेक्स्ट है a का u से, यानी यूनिवर्सल सेट से यूनियन ले लें तो u ही आ जाएगा, क्योंकि एक a जो है वो u का सबसेट है, ये हमें पता है, a हमेशा u का सबसेट होता है, और एक सेट अगर दूसरे का सबसेट है तो उनका यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट ही आता है हमेशा। नेक्स्ट है जी a यूनियन फाई, तो a ही आएगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होते एम्प्टी सेट में, तो a ही रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट दोनों फाई हैं, दोनों एम्प्टी सेट हैं, तो दोनों एम्प्टी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट विल बी एम्प्टी सेट, सिंपल। तो हमने विदाउट एनी डायग्राम रिजल्ट बना दिए और बता भी दिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया कि a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है आपके पास, यहां पे लिख देता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू a माइनस बी। a माइनस बी क्या होगा, वो तमाम एलिमेंट्स आप a के मार्क कर देंगे जिसमें b ना हो, तो b के अलावा बाकी a को शेड कर दें, a माइनस बी, ये मैंने कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। लेट्स से दिस इज द फिगर नंबर 1। अब राइट हैंड साइड के लिए चलते हैं, जिसमें क्या है, a हमने करना है इंटरसेक्शन किसके साथ, b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले b कॉम्प्लीमेंट पता होगा तो उसका a से इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले मैं करता हूं b का कॉम्प्लीमेंट, यानी मैं इसको दो हिस्सों में करूंगा राइट साइड को। ये लिखी हुई है मैंने राइट हैंड साइड, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, लेकिन उससे पहले मुझे b कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी। तो आप u में से b को माइनस कर दें, तो b के अलावा बाकी सारा रीजन आप शेड करेंगे। b शेड नहीं होगा, बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट शेड होगा, चाहे उसमें a आ रहा हो या कोई और चीज आ रही हो, सिर्फ b नहीं होना चाहिए। तो मैं b के अलावा सारा शेड करने जा रहा हूं, ये आपके सामने है। b आपने शेड नहीं करना, कंप्लीट b आपने इग्नोर कर दिया, और बाकी रीजन मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया, ये आपके सामने है। अब b कॉम्प्लीमेंट आपको पता लग गया जितना शेडेड रीजन है। अब इसी b कॉम्प्लीमेंट का a के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो अब 2 मिनट के लिए सोचें कि ये जो आपको शेप नजर आ रही है, इसमें जितना रीजन मैंने शेड किया है, उसका जब a के साथ इंटरसेक्शन देखूंगा तो वो a वाला हिस्सा बन जाएगा, यानी आपको ये वाला हिस्सा नजर आएगा जो कि वो शेडेड रीजन के साथ कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये हिस्सा और वो सारा लाइनिंग वाला ये कॉमन है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा रीजन आएगा, जो मैंने हाईलाइट किया है उसी को अब मैं शेड कर देता हूं, वही रीजन आपके पास आएगा जो ऊपर वाली डायग्राम में था, a माइनस बी में था। बहरहाल ये रीजन, अब ये रीजन कौन सा है, बेसिकली ये रीजन वो है जो कि ऊपर वाली डायग्राम में आपको क्लैरिटी से मैंने बता दिया कि b कॉम्प्लीमेंट, ये सारी लाइनिंग वाला पार्ट, और उसके साथ a का इंटरसेक्शन ले लिया, तो a आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या बचा, दोनों का कॉमन रीजन कौन सा बचा, जो आपको इस डायग्राम नंबर 2 में मैंने करके बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, डायग्राम नंबर 1 देखें,
उसमें कौन सा रीजन शेड है? ए वाला हिस्सा है बी के अलावा। और डायग्राम नंबर 2 देखें, उसमें भी ए वाला हिस्सा ही शेड है बी के अलावा। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फिगर 1 and 2 वी कैन से कि a माइनस बी किसके इक्वल आता है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। असल इसमें चीज थी राइट हैंड साइड। मैं क्विकली दोबारा बता देता हूं। पहले मैंने b कॉम्प्लीमेंट निकाला, b के अलावा सारा रीजन मैंने शेड किया, और फिर मैंने देखा उस सारे रीजन में और a में क्या कॉमन है। तो वो ये हाईलाइट वाला हिस्सा कॉमन था, वही मैंने रिजल्ट में यहां पे मार्क करके कंपैरिजन करके प्रूव कर दिया। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले है a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। ये लेफ्ट हैंड साइड है और आपका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए? राइट हैंड साइड पे b लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले मैं a माइनस बी निकालता हूं। तो a माइनस बी मैंने पहले बॉक्स में किया हुआ है, a माइनस बी मैं करने लगा हूं। तो a माइनस बी का मतलब है वो तमाम एलिमेंट्स a के जिसमें b ना हो, मतलब a को शेड कर दें, b को शेड नहीं करना आपने, b पूरा इग्नोर कर दें और बाकी जो a बचता है उसको शेड कर दिया। दिस इज a माइनस बी। उसके बाद क्या है? a माइनस बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन है। तो अगर a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि a माइनस बी के अलावा सारा, यानी यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर दें। तो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये जो पहली डायग्राम जिसको मैं टिक कर रहा हूं, इसमें जो शेडेड लाइन है उसके अलावा पूरा बॉक्स अब मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, क्योंकि इसी का मैंने क्या फाइंड आउट करना है? कॉम्प्लीमेंट। तो पूरा बॉक्स हाईलाइट करने का मतलब ये होगा कि वो ए वाली लाइनिंग के अलावा बाकी सारी जगहों पे मैं लाइनिंग लगा देता हूं, यानी मैं शेड कर देता हूं। क्या बनेगा देखते हैं। सिर्फ ए का वो हिस्सा नहीं आएगा जो ऊपर वाली डायग्राम में मैंने शेड किया हुआ है, बी पूरा आएगा क्योंकि ऊपर बी शेड नहीं था। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। इस डायग्राम में और ऊपर वाली डायग्राम में क्या फर्क है? जो लाइनिंग ऊपर वाली डायग्राम में थी इस डायग्राम में उसके अलावा बाकी सारे रीजन में लाइनिंग मैंने लगाई है। सिंपल आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे ए के अंदर लाइनिंग थी बी के अलावा, और यहां पे उसके अलावा पूरे बॉक्स में लाइनिंग है। तो दिस इज a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद क्या है? आगे हमने उसका b के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो अब ये आपके सामने डायग्राम नजर आ गई, ये मैंने टिक कर दिया, डबल टिक कर दिया। ये जितनी भी लाइनिंग आपको नजर आ रही है इस डायग्राम के अंदर, इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो पूरा बी ही आपके पास ये रिजल्ट में आ जाएगा, क्योंकि पूरे बी में लाइनिंग मौजूद है। तो ये लाइनिंग पार्ट, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? सारा बी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे रिजल्ट में पूरा बी आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट मैंने बना लिया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में तो वैसे ही उसने बी कहा हुआ था, राइट हैंड साइड में है ही बी, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ बी है, तो बी को हाईलाइट कर दें। वैसे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी पता लग गया कि रिजल्ट बी के ही बराबर है, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। लेट्स से दिस इज द फिगर नंबर 2। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी है? राइट हैंड साइड है। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले a माइनस बी निकाला, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब उसके अलावा सारा रीजन मैंने शेड किया, और फिर उसके साथ मैंने देखा कि b का कॉमन लेना है मैंने। तो b और ये सारा रीजन जो मैंने शेड किया था उसमें कॉमन b ही है, मैंने हाईलाइट करके बता दिया। तो रिजल्ट में b आ गया, वही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। एक चीज मैंने यहां पे की है कि क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स में यहां पे भी मैंने ओवरलैपिंग सेट्स लिए और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने ओवरलैपिंग सेट्स ही लिए। हालांकि उसने कहा नहीं था, लेकिन हमने ओवरलैपिंग लिए। ये कोई रूल नहीं है, आप डिसजॉइंट भी ले सकते हैं, सबसेट वाली कैटेगरीज भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि दो ओवरलैपिंग सेट्स लेके प्रॉपर्ली आप डायग्राम को डिस्कस कर दें। सो दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.3 की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।